तो क्या है नेशनलिज्म और क्यों हमारे देश में नेशनलिज्म अंग्रेजों के बाद आई? तो हमारे देश में बहुत सारे राजा रूल करते थे और हर राजा का अपना एक किंगडम होता था और उसे सिर्फ और उसके नागरिकों को सिर्फ अपने ही किंगडम से मतलब होता था। पूरे भारत को कभी भी उन्होंने अपना देश नहीं माना। जहां पर उनका राज्य था बस वही उनका देश था। तो देश प्रेम जागा कैसे? तो जब दुनिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जब फ्रेंच नागरिकों ने अपने ही देश के राजा को मिलकर के मृत्यु के घाट उतार दिया और पूरे देश में आजादी, रेवोल्यूशन घोषित किया, फ्रेटर्निटी, इक्वेलिटी और फ्रीडम घोषित किया, वह ज्वाला, वह आग सिर्फ फ्रेंच में नहीं लगी, पूरी दुनिया में फैल गई। और हम लोग भी वेस्टर्न एजुकेशन अंग्रेजों द्वारा प्राप्त किए और वो वेस्टर्न एजुकेशन से अंग्रेजों के ही खिलाफ हम खड़े हो गए। तो एक तरह से भारत में अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर हमारे अलग अलग छोटे छोटे राजाओं को जीत लिया। जब उनके जीतने से पूरा संपूर्ण भारत अंग्रेजों के हाथ चला गया तो हम सारे भारतवासियों का एक दुश्मन, और वो दुश्मन था ब्रिटिशर्स। तो सारे भारतवासियों को अब देश प्रेम, क्योंकि सबका दुश्मन एक, तो नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक ही दुश्मन, तो एक ही प्रेम, एक ही विश्वास, एक ही इंटरेस्ट, एक ही भावना देश में जागने लगी और इससे पैदा हो गया इंडिया में नेशनलिज्म। तो आइए समझते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ये चैप्टर बहुत छोटा है और आप बहुत क्विकली इसको फिनिश कर दोगे। तो नेशनलिज्म का कंसेप्ट कहां से आया? तो नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से, मतलब पूरी दुनिया ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपनाया नेशनलिज्म। वहां से ही मॉडर्नाइजेशन हुआ और मॉडर्नाइजेशन अंग्रेजों ने वेस्टर्न एजुकेशन करके हमें सिखाया। हमने इस वेस्टर्न एजुकेशन से अच्छी चीजें निकाल ली, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, यहीं से हमने सीखा। और क्या फैक्टर्स रहे? तो फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो सबसे पहले नेशनलिज्म है क्या? तो नेशनलिज्म एक फीलिंग है। कैसी फीलिंग? एक होने की फीलिंग, वननेस की फीलिंग, कॉमन कॉन्शियसनेस, अर्थात हम सब के अंदर एक जैसा विश्वास, कॉमन कॉन्शियसनेस दैट इमर्ज्ड व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी शेयर द कॉमन हिस्ट्री, पॉलिटिकल and cultural background and have the same culture values and consider themselves as one nation। तो हम सब भारतवासी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक, हम सब का दुश्मन एक था, वो था इंग्लैंड। और हम सब ने एक फीलिंग पैदा हो गई। वो फीलिंग ये थी कि किसी भी तरीके से हमें इस ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है, क्योंकि इन लोगों ने हम भारतवासियों के नाक में दम कर रखा है, हमारे ही देश में रहते हैं और हमारे ही देश को लूट रहे हैं और हम पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये फीलिंग, ये जज्बा पूरे भारत में प्रेम पैदा कर देता है, नेशनलिज्म ले आता है। और ये नेशनलिज्म ही हमें हेल्प करता है अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए। तो फैक्टर, सबसे बड़े फैक्टर्स में से आपके जो सिलेबस में है एज पर दी सेशन 2022-23, ये रिड्यूस्ड सिलेबस है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं और यही सिलेबस आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला रीजन रहा कि देश प्रेम जागा क्यों। तो कभी कभी आप पर कोई जब बहुत अत्याचार करता है ना, तो अत्याचार से आप झुकते नहीं हो, दबते नहीं हो, बल्कि उस अत्याचार करने वाले के खिलाफ खड़े हो जाते हो। ऐसा होता है ना, यही भारत के साथ भी हुआ, हम भारतीयों के साथ भी हुआ। अंग्रेजों ने हम पर बहुत दमन किया। ब्रिटिशर्स ने भारत को जीतने के बाद भारत पे बहुत सारे रिप्रेसिव नियम लगाए, हमें दबाने के, कुचलने के बहुत नियम लगाए। उनमें से लॉर्ड लिटन तो सबसे बुरे, मुझे लगता है अगर सबसे खराब वॉइसरॉय अगर हमें खोजना पड़े हिस्ट्री में, तो आपको एक वॉइसरॉय मिल जाएंगे, लॉर्ड लिटन। इनके मैं आपको दर्शन भी करा देता हूं। तो लॉर्ड लिटन जो कि इंडिया के वॉइसरॉय थे 1876 से लेके 1880 तक,
लगभग 4 साल वाइसरॉय थे। इनकी 4 सालों में जो इनके अत्याचार वाली पॉलिसीज थे वो उल्टा हमें क्या फायदा दे गई, वो हमारे लिए ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का कैटलिस्ट का काम कर गई। क्योंकि जितना आप हमें दबाओगे उतना हम और विस्फोट करके आपके सामने आएंगे। यह था हम भारतीयों का नजरिया। तो क्या क्या लॉर्ड लिटन में रिप्रेसिव काम किए? पहला, लॉर्ड लिटन ने हम भारतवासियों को नजरअंदाज किया। हमने फेमाइन चलने पर, देश में चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था, लाखों लोग भूख प्यास से मर रहे थे, और उस समय लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार अरेंज किया, अर्थात दिल्ली को पूरा सजा दिया दुल्हन की तरह, क्योंकि आने वाली थी क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित करने के लिए ऐसा एक दरबार लगाया। यहां लाखों लोग मर रहे हैं और उनके लिए 1 रुपया नहीं खर्च किया उन भारतवासियों के लिए। तो इससे देश में अंग्रेजों के प्रति और नफरत बढ़ गई। हम उनके खिलाफ और खड़े हो गए। और क्या किया लॉर्ड लिटन ने? लॉर्ड लिटन इंट्रोड्यूस्ड वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, एक ऐसा कानून जिसमें भारत लोगों को, वर्नैकुलर मतलब होता है लोकल भाषा, भारत के जो लोकल प्रेस वाले थे, न्यूज़पेपर वाले थे, उनका प्रेस बंद करने का कानून बना दिया। कब बंद करवा देंगे? अगर कोई भी लोकल प्रेस क्या करती है, कोई ऐसा मटेरियल छापती है जिससे अंग्रेजों के प्रति नाराजगी होती है, लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी अगर अखबार छापती है, न्यूज़पेपर छापती है, तो उस न्यूज़पेपर को हम बंद कर देंगे। यह था कानून। उस न्यूज़पेपर को बंद करके, उसकी सारी मशीनें जब्त करके न्यूज़पेपर के एडिटर को जेल में ठूस दिया जाएगा। बड़ा ही अत्याचारी कानून था, है ना? जहां पर पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर और मीडिया को आज़ादी है, यहां पर वो आज़ादी छीन ली गई थी इस वर्नैकुलर कानून से। दूसरा बुरा कानून कौन सा बनाया उसने? इंडियंस आर्म्स एक्ट 1878। यह कानून कहता था कि इंडिया में इंडियंस को आर्म्स रखने का परमिशन नहीं है विदाउट अ लाइसेंस, जबकि यूरोपियंस को अर्थात अंग्रेजों को यह अपराध नहीं है। अरे, हमारे ही देश में रह रहे हो, मेरा ही अन्न खा रहे हो और हमारे खिलाफ कानून बना रहे हो, यह कैसा न्याय है? हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। यही हुआ है। तो हमको क्या कर दिया? हमको आर्म्स रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा और उनको अप्लाई करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो बिना लाइसेंस के भी आर्म रख सकते हैं। यह तो बड़ा अन्याय है। और क्या किया लॉर्ड लिटन ने? देखते हैं। लॉर्ड लिटन ने हमारे देश में जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे थे, ICS एग्जाम, जिसको पढ़ के लोग DM, मजिस्ट्रेट, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जब लोग जाते हैं, वो इसी एग्जाम को पास करके जाते हैं आज भी। तो इसकी एज को उन्होंने घटा दिया। कितनी कर दिया? फ्रॉम 21 to 19 कर दिया। इसका मतलब है कि सिर्फ 19 साल का लड़का क्या कर सकेगा? हाँ, इतनी कम बरस का लड़का, 19 साल का मतलब होता है फर्स्ट ईयर का लड़का, कॉलेज का पहले साल का लड़का क्या करेगा? इस एग्जाम को अप्लाई कर पाएगा। तो इतनी कम उम्र में क्या होगा? इतनी कम उम्र में उसके लिए पास हो पाना और मुश्किल हो जाएगा। इससे इंडियंस का ICS एग्जाम क्वालिफाई करना नामुमकिन हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए आज पूछ देता हूं। नेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई द ICS एग्जाम। हाँ, ये आपके हिस्ट्री में दिया हुआ भी है और जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि कौन था वो पहला भारतीय जिसने ICS एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे आपके हर एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार होगा और मैं भी पर्सनली आपके हर कमेंट का जवाब भी दूंगा। तो इंडियन सिविल सर्विस भारतीयों के लिए मुश्किल कर दिया। भारत में जो विदेशी सामान आ रहा था, जो ब्रिटेन से टेक्सटाइल्स आ रहे थे, कपड़े आ रहे थे, वो इंडिया में आने में टैक्स हटा दिया। इंपोर्ट ड्यूटी, विदेशों से आने वाली ड्यूटी को हटा दिया और हमारे देश से जो हैंडलूम था, हाँ, जो हम लोग हाथ से बनाने वाले कपड़े वाले थे, वह सब बर्बाद हो गए। इंडियन क्राफ्टमैन्स बर्बाद हो गए क्योंकि ब्रिटिश से मशीन मेड गुड्स सस्ता पड़ने लगा। तो ये भी उसकी चालाकी थी। और एक सबसे बड़ा काम जो हुआ वो ये था कि उस समय इल्बर्ट नाम के एक लॉ मेंबर थे, ब्रिटिश लॉ मेंबर थे, उन्होंने एक इल्बर्ट बिल लाने की कोशिश की। क्या था इस इल्बर्ट बिल में 1883 में? कि
अब इंडिया के ही जज वो यूरोपियंस को और इंडियंस को दोनों को क्या करेंगे, ट्रीट कर पाएंगे। मतलब कि हमारे इंडियन जजेस जो उस समय थे वो सिर्फ इंडियंस पे ही क्या कर सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं। यूरोपियंस के खिलाफ मुकदमा वो न सुन सकते हैं, ना उसके खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं। यह अधिकार देता था इल्बर्ट बिल हमें। ऐसा बिल इल्बर्ट जी ने बनाने की कोशिश की, पर सारे अंग्रेज एक हो गए और इन्होंने एक संस्था बनाई, अंग्रेजों ने नाम रखा डिफेंस एसोसिएशन। यह संस्था यह कहती थी कि अंग्रेजों का जो विशेष पावर है कि हम अंग्रेज हैं, हम गोरे हैं और हम इंडियंस से सुपीरियर हैं, हम हायर रेस को बिलोंग करते हैं और ये इंडियंस ब्लैक्स हैं और हम इनके आगे कभी नहीं झुकेंगे। अर्थात इंडियन जज कभी भी हम यूरोपियंस को गवर्न नहीं कर पाएंगे, हमारे खिलाफ कभी भी कोई आदेश नहीं दे पाएंगे। और जानते हैं क्या हुआ, अंग्रेज जीत गए और यह बिल को अंग्रेज पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। काश ये बिल पास हो गया होता, ये इल्बर्ट बिल पास हो जाता तो उस जमाने में भी हम इंडियन जजेस, जो हमारे इंडियन जजेस थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ सजा सुना सकते थे, जो कभी हो न सका। तो क्या साबित होता है कि अंग्रेज हमेशा अपनी सुपीरियॉरिटी बनाए रखते थे, अपने आप को क्या मानते थे कि हम गोरे हैं, हम वाइट्स हैं और हम इंडियन से सुपीरियर हैं। तो दिस हाईलाइटेड दी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और ये सब करने वाले लॉर्ड लिटन थे। तो इस तरीके से लॉर्ड लिटन का ने जितना देश को झुकाया, जितना देशवासियों को परेशान किया, हम उतना नेशनलिज्म से और भर गए। और क्या रीजन रहा है देश में देश प्रेम लाने का? नेशनलिज्म का सबसे बड़ा रीजन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, अर्थात हमारे जो धर्म, हमारे जो समाज में जो बदलाव हुआ, उस समय हमारे समाज में कुछ कमियां थी। जैसे हमारे समाज में उस समय सती सिस्टम चलता था, जिसमें औरतें अपने पति की आग में, मृत्यु किए गए पति की आग में जिंदा जल जाती थी। ये बड़ी ही बुरी प्रथा थी। और विडोज की शादी नहीं होती थी, विडो रीमैरिज अलाउड नहीं था, बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो ये सब बुरी प्रथाओं को दूर करने का ये मूवमेंट आया, और इसका श्रेय जाता है किसको? राजा राम मोहन राय जी को। तो इस रिफॉर्म मूवमेंट से हमने क्या सीखा? इस रिफॉर्म मूवमेंट से हम भारतीय वासियों ने वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में सीखा। हमने सीखा कि हमें रैशनल बनना पड़ेगा, अर्थात हर चीज को क्या करना पड़ेगा, सोच समझ के निर्णय लेने वाला बनना पड़ेगा। कोई भी भावनाओं में डिसीजन नहीं लेना है, रैशनल डिसीजन लेना है। हमें इंसानी नजर से सोचना है, इंसानियत की नजर से सोचना है, हर चीज के पीछे साइंस अप्लाई करनी है। ये हमने वेस्टर्न एजुकेशन से सीखा, और यही फायदा हमें राजा राम मोहन रॉय ने सिखाया। राजा राम मोहन राय ने समझ लिया कि अगर देश के इंडियंस एजुकेट हो जाएंगे तो वो अपने आप हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो कमियां रह गई हैं, बुराइयां रह गई हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। अब राजा राम मोहन रॉय को कई बार बोला गया है फादर ऑफ इंडियन रिनायंस। हमारे भारत में बदलाव लाने वाले, धर्म में, समाज में बदलाव लाने वाले सबसे बड़े व्यक्ति थे राजा राम मोहन रॉय। तो ग्रेटेस्ट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। तो उनकी सोच उस जमाने में भी एकदम अलग थी। उनका धर्म के बारे में यह सोचना था कि सारे देवी देवता, भगवान सब एक होने चाहिए, अर्थात अलग देवी देवताओं को न मानकर किसी एक को ध्याओ। उनका कहना था कि आप मोनोथीज्म करो, अर्थात प्रे टू वन गॉड करो। वो एक बहुत महान ह्यूमैनिटिस्ट थे और वो चाहते थे कि सारे धर्मों में यूनिटी हो जाए, सारे धर्म एक हो जाएं। उन्होंने एक बुक भी लिखी पर्शियन में, नाम था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ये बुक पर्शियन लैंग्वेज में लिखी, और उन्होंने एक सभा भी शुरू की, नाम था अमित्य सभा। अमित्य सभा, सभा का मतलब होता है मीटिंग, एसोसिएशन। और 1828 में उन्होंने बनाया ब्रह्मो सभा। यही ब्रह्मो सभा आगे जाके बन गया ब्रह्मो समाज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट था भारत का। इसी रिफॉर्म मूवमेंट ब्रह्मो समाज ने भारत में मोनोथीज्म, अर्थात वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक ईश्वर की आराधना करना सबको सिखाया। उनका मानना था कि जो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग रास्ते हैं उस एक ईश्वर तक पहुंचने के। और इन्होंने आइडल वर्शिप का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, चैरिटी करो, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो, और सबसे बड़ी चीज
सारे धर्मों में एकजुट लाओ, यूनिटी लाओ, सब धर्म सब जाति के लोग एकजुट होकर जिए। ये बहुत बड़ी बात थी जो उस जमाने में ब्रह्मो समाज ने फैलाई। और समाज में क्या बदलाव लाया, सोशल रिफॉर्म्स क्या लाए, तो ये राजा राममोहन रॉय जी थे जिनकी वजह से सती सिस्टम को बैन कर दिया गया। उस समय विलियम बेंटिक्ट हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक कानून बना करके 1829 में क्या कर दिया, सती प्रथा को इल्लीगल घोषित कर दिया गया और यह देश में बंद कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें, सच बात तो यह है कि उस समय इस बात का बहुत विरोध हुआ, इंडियंस ने इसका बहुत विरोध किया क्योंकि भारत की ये बहुत पुरानी परंपरा थी। बट सच माने में तो ये एक अच्छा भी काम हुआ। और क्या हुआ, राजा राममोहन रॉय एक बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, कई भाषाओं को जानने वाले थे। वह खुद बंगाली न्यूज़पेपर लिखते थे, नाम था संवाद कौमुदी। ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, हफ्ते में एक बार छपने वाला पेपर था। और तो और वह पर्शियन भाषा में भी, जिसको हम उर्दू कहते हैं, हाँ, उस पे भी एक बुक लिखी, न्यूज़पेपर चलाया, नाम था मिरात उल अकबर। ये उनके न्यूज़पेपर्स हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस में आपको याद करना पड़ेगा। उनके पॉलिटिकल राइट्स के बारे में क्या बताया, उन्होंने हमेशा, राजा राममोहन रॉय ने हमेशा इस बात का विरोध किया कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक साथ नहीं होने चाहिए, अर्थात देश में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सब अलग अलग होने चाहिए। अगर सारा पावर एक ही को दे दोगे, कानून बनाने का पावर भी एक को दे दोगे, न्याय करने का भी पावर एक को दे दोगे, तो वह अपने इस पावर का मिसयूज करेगा। ये बात कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति यही थे। वह चाहते थे कि देश में जुडिशियल इक्वालिटी हो, अर्थात धर्म और राजनीति में सब क्या हो, बराबर हो। अर्थात एक ये भी चीज कहना चाहते थे कि इंडियंस के साथ और यूरोपियंस के साथ एक जैसा न्याय हो। अगर किसी इंडियन ने अपराध किया है, अगर उसको फांसी मिलती है, तो उसी सेम अपराध के लिए यूरोपियन को भी फांसी मिलनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको सजा ज्यादा मिल रही है और अंग्रेजों को माफ कर दिया जा रहा है। ऐसा हो रहा था उस समय। तो पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात पे बोला। और क्या 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 सिखाया, इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विस। वो चाहते थे कि जितनी हाई क्लास सर्विसेज है उसको इंडियंस चलाएं, इंडियंस उस पर डोमिनेट करें। तो ये थे विचार, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राममोहन रॉय। आपको 2 कॉन्ट्रीब्यूशन या आप चाहें तो 3 भी याद कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ भूल जाएं तो आपको वो काम आ जाए। अब आता है अगले महान रिफॉर्मर, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले खुद भी एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बट वो एक छोटी कास्ट को, लो कास्ट को बिलोंग करते थे। और वह जानते थे कि किस तरीके से लो कास्ट के लोगों को उस जमाने में अत्याचार सहना पड़ता था हाई कास्ट का। और उन्होंने एजुकेशन को इसका हथियार बनाया। इस बात का विरोध करने के लिए उन्होंने एजुकेशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने धर्म में फैली बुराइयों का विरोध किया। सबसे बड़ा उनका योगदान था औरतों का अपलिफ्टमेंट। वो चाहते थे कि औरतों को बहुत सम्मान मिले, और सम्मान कैसे मिलेगा, अगर वो पढ़ी लिखी होंगी। इसीलिए औरतों को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। ज्योतिबा स्वयं ये मानते थे कि वुमेन्स ज्यादा सुपीरियर है मैन के कंपैरिजन में, और उनकी सुपीरियरिटी को बनाए रखने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा। और उनको पढ़ाने के लिए ज्योतिबा फूले ने 1851 में अपनी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ का नाम है सावित्री बाई फूले, इनके लिए इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, पहला गर्ल्स स्कूल खोला पुणे में। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे दोनों जन ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर चलाया। 1854 में इन्होंने स्कूल्स खोले अनटचेबल लोगों को, क्योंकि जो अछूत लोग होते थे या दलित टाइप के लोग जो होते थे, इनको लोग अपने स्कूल्स में नहीं पढ़ाते थे, यहाँ तक कि अपने गांव में भी नहीं घुसने देते थे। तो इनके लिए उन्होंने क्या किया, स्कूल्स खोला। और एक ऑर्फनेज खोला विडोज के लिए, विधवाओं के लिए अनाथ आश्रम खोला, क्योंकि विधवाओं को भी लोग उस समय क्या करते थे, बड़े अपमान की दृष्टि से देखते थे। और उन्होंने उनका भी क्या किया, एक अलग घर बसाया। और तो और उन्होंने विडो रीमैरिज का हमेशा साथ दिया, अर्थात जो औरतें विधवा हो गई थी, उस समय विधवाओं के साथ बड़ा ही बुरा सलूक होता था। सारा विधवाओं को समाज में बड़ा कलुषित किया जाता था, बड़ा दूषित माना जाता था। पर उन्होंने विधवाओं की शादी कराने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया महाराष्ट्र में, और औरतों को पढ़ाने पर बहुत बल दिया। और तो और उनकी एक बहुत ही महान किताब है, नाम है गुलामगिरी। देखो नाम से पता चल रहा है गुलामगिरी। ये
किताब बताती है कि किस तरीके से अत्याचार का जीवन एक गुलाम को, एक लो कास्ट को सहना पड़ता है। लो कास्ट के लोगों पर होने वाले अत्याचार की ये किताब थी। उन्होंने समाज में बराबरी लाने के लिए एक अलग संस्था बनाई ताकि छोटे कास्ट के लोगों को भी, जो बैकवर्ड कास्ट है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको भी न्याय दिलाने के लिए, उनको भी समाज में बराबरी दिलाने के लिए इन्होंने एक समाज शुरू किया, एक संस्था बनाई, सत्य शोधक समाज, अर्थात सच को खोजने वाला, सच की पूजा करने वाला समाज, जिसका मेन मकसद था समाज में सबको बराबर कर देना। जो दलित, जो गरीब, जो व्यक्ति जिनको दबाया कुचला जा रहा था, लोअर कास्ट को, उनको भी क्या करना, समाज में बराबरी लाना। तो इस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ज्योतिबा फूले इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जरूर उसको याद कर लीजिएगा। रोल ऑफ द प्रेस, न्यूज़पेपर, प्रेस, आपको मालूम ही है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने न्यूज़पेपर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। पर उस समय भी अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली, द ट्रिब्यून, द पाइनियर, और आज तो आपके घरों में आ रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये उस समय से न्यूज़पेपर आज भी चले आ रहे हैं। तो इन प्रेस से क्या फ़ायदा मिला हमारे देशवासियों को? इससे हमारे देश में नेशनलिज्म कैसे जागा? क्योंकि प्रेस ने, न्यूज़पेपर वालों ने क्या किया, देश में पैट्रियोटिज्म का मैसेज छापा, देश में छापा मॉडल, लिटरल, यस, लिबरल आइडियल्स, अर्थात लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, बराबरी के बारे में, होम रूल के बारे में, देश की आज़ादी के बारे में, इन सब के बारे में लोगों को जागरूक किया न्यूज़पेपर ने। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? आप और मैं, यस, ज्ञान पा करके ही तो सब कुछ जान पाए हैं। तो यह काम न्यूज़पेपर ने किया। और क्या किया? न्यूज़पेपर ने लोगों को बताया कि अंग्रेज किस तरीके से अन्यायपूर्ण, अनजस्ट तरीके से हम भारतीयों के साथ बिहेव कर रहे हैं, कहां इंडियंस पे लाठी चल रही है, कहां इंडियंस को जेल पे डाला जा रहा है। तो ये सब बातें हमें पेपर से पता चलती थी, और इस तरीके से हम अंग्रेजों का असली रूप जान पाए कि अंग्रेज यहां पर सिर्फ हम पर अत्याचार करने आए हैं, हम भारतवासियों को लूटने, हम पर दमन करने आए हैं। यह सब हमें प्रेस से पता चला। इससे हम दिन प्रतिदिन अंग्रेजों के और खिलाफ होते गए, अंग्रेजों के प्रति हमारे मन में एक नफरत भर गई। और क्या हुआ? इट मेड पॉसिबल द एक्सचेंज ऑफ व्यूज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमारे समाज में अलग अलग ग्रुप्स को क्या करना? आपस में एक्सचेंज करना, व्यूज अदला बदली करना। हमने एक समाज के और उन्होंने हमारे समाज के व्यूज को पढ़ा, सुना और जाना। तो इस तरह से क्या हो गया? अलग अलग धर्मों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया न्यूज़पेपर के रूप में। और सबसे बड़ी चीज, हम भारतीयों को दुनिया में क्या चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है? तो उस जमाने में टेलीविजन तो हुआ नहीं करती थी। क्यों? उस जमाने में सिर्फ न्यूज़पेपर ही साधन था जिससे हम पूरी दुनिया भर की खबरें जान सकते थे, न्यूज़ से। और यही हुआ। तो फ्रांस में क्या घटना घट रही है, हमें न्यूज़पेपर से पता चल पाता। और इस तरह से हम दुनिया के बारे में जान पा रहे थे। आइए अब थोड़ा सा जानें कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया। तो हमारे इंडियन लीडर्स जैसे सत्येंद्र नाथ बनर्जी, जैसे WC बनर्जी, जैसे दादा भाई नेहरू जी, ये सारे महान लीडर्स एक बड़ा इंडियन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, एसोसिएशन बनाना चाहते थे, जहां सारे इंडियंस मिलकर के क्या करेंगे, एक तरीके से अंग्रेजों को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ये इंडियन लीडर्स सोच ही रहे थे कि कोई एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल बॉडी बनाई जाए। तब तक A.O. ह्यूम, फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, ये एक सिविल सर्वेंट थे, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने क्या किया? हमारे इंडियन लीडर्स के साथ कंसल्ट किया, हमारे इंडियन लीडर्स के साथ बातचीत की। क्या बातचीत की? कि चलो कोई एक ऐसी संस्था बनाए जो पूरे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करे। नाम रखा इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन। ये संस्था 1884 में बन के तैयार हो गई, और इस संस्था की पहली मीटिंग बुलाई गई पुणे में। हाँ, इंडियन नेशनल यूनियन की पहली मीटिंग बुलाई गई पुणे में। पर उस समय पुणे में प्लेग फैल गया। प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों से फैलती थी, और इस मीटिंग को अचानक क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा इसका लोकेशन, फ्रॉम पुणे टू मुंबई।
बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी मीटिंग बुलाई गई। पुणे से मीटिंग शिफ्ट हो गई और मीटिंग पहुंची कहां? मुंबई। और मुंबई में 1885 में इस मीटिंग के पहले प्रेसिडेंट बने WC बनर्जी या वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और इसमें 72 डेलीगेट्स पूरे भारत से आए और यह पहली ऑल इंडिया पार्टी थी, या कहें ऑल इंडिया एसोसिएशन था। नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। बन गया कब? 1885। और फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम। बट दादा भाई नेहरू जी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इसका नाम चेंज करा दिया। चेंज द नेम। क्या नाम चेंज करा दिया? इन्होंने इसका नाम चेंज करा दिया और इसका नाम कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन नहीं रहा। उस समय जो वॉइसरॉय थे, नाम था लॉर्ड डफरिन, वो भी इसके फेवर में थे। वो भी चाहते थे कि एक ऑल इंडिया पार्टी बने। क्यों? अंग्रेजों को क्या फायदा था? अंग्रेज हमेशा सिर्फ अपना फायदा सोचते थे। वो हमारी भलाई के लिए इसको नहीं बनने देना चाहते थे कांग्रेस को। उनका फायदा होने वाला था। फायदा क्या होने वाला था? उनका मानना था अगर कांग्रेस नाम की जब पार्टी बन जाएगी तो वो एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी देश में एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। जब भी कोई पॉपुलर डिसकंटेंट होगा, था जब भी आम जनता कभी बहुत बड़ा विरोध करेगी, तो हम इस कांग्रेस के द्वारा उस विरोध को शांत करवा देंगे। जैसा कि 1857 में हुआ। उस समय कांग्रेस नाम की कोई चीज थी नहीं, तो इसीलिए क्या हुआ? रिवोल्ट दबा नहीं पाए अंग्रेज। लड़ना पड़ा अंग्रेजों को, युद्ध करना पड़ा। पर अगर कांग्रेस होती तो ऐसा कोई भी रिवोल्ट होगा, इसकी पूरी जानकारी अंग्रेजों तक इसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा पहुंच जाएगी। तो एक सेफ्टी वॉल का काम करेगा। और क्या करेंगे? और इससे अंग्रेज अपने फायदे, अपने इंटरेस्ट का सेफगार्ड कर पाएंगे भारत में। अर्थात हर हाल में अंग्रेज सिर्फ अपना इंटरेस्ट, अपना फायदा सोचते थे। कांग्रेस में भी वो अपना फायदा सोच रहे थे और यही हुआ भी। कांग्रेस को उन्होंने बनने तो दिया। तो शुरुआत में कांग्रेस का मकसद क्या था? ये सब अंडर दी लॉर्ड डफरिन हो रहा था, जो उस समय वॉइसरॉय थे। देखिए क्या क्या उनके मकसद थे, क्या क्या उनका एम्स था, ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का। पहला कि भारत में फ्रेंड रिलेशंस होंगे। किसके बीच में? सारे वर्कर्स के बीच में, चाहे वो किसी भी भाग में रहते हो देश के, सबके बीच में क्या होनी चाहिए? आपस में फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए। वो चाहते थे कि डेवलप एंड कंसोलिडेट फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। पूरे देश में देश प्रेम जगाओ, देश को एकजुट करना, धर्म, जाति या प्रोविंस के नाम पे बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, ऐसा फीलिंग पैदा करना कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। और क्या करना? टू फॉर्मुलेट अ पॉपुलर डिमांड, अर्थात आम जनता की क्या मांग है इसको पता लगाना। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी उस समय कि हम आम जनता क्या चाहती है, ताकि हम अंग्रेजों के पास जाकर के उस जनता की मांग को पूरा करा सकें, अंग्रेजों से उनकी मांग ले पाए। और क्या चाहती थी? टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन। भारत में पब्लिक का मन जानना चाहते थे, पब्लिक का विचार जानना चाहते थे कि लोगों के अंदर क्या ओपिनियन चल रहा है। और इसको ट्रेन करने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदारी दी गई थी। अर्थात कांग्रेस ही लोगों को क्या करेगी? लोगों को बताएगी कि क्या सोचना है, क्या आपको विचार करना है, किस तरीके से देश के बारे में सोचना है। दो बड़े सेशंस कांग्रेस के, पहले और दूसरे सेशंस, यही आपके सिलेबस में है और सेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहला सेशन हुआ बॉम्बे में, बताया मैंने आपको। और उस फर्स्ट सेशन बॉम्बे में होने में प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। मुंबई में हुआ ये कांग्रेस का पहला सेशन और WC बनर्जी के प्रेजेंस में हुआ। दूसरा सेशन अगले ही साल, याद रखिएगा हर साल कांग्रेस एक एनुअल सेशन करती है, वो भी दिसंबर के महीने में। और दूसरा सेशन हुआ 1886 में। ये सेशन हुआ कोलकाता में और यहां पे प्रेसिडेंट बन गए दादा भाई नेहरू जी। बस ये दो आपको सेशंस करने थे। तो इस तरीके से ये चैप्टर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म फिनिश होता है। और मैं ये जरूर जानता हूं कि कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताएंगे कि कैसा लग रहा है आपको, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो लाइक प्रेस कर देना। और थैंक यू एंड लव यू। बट सिर्फ एक बात, सब्सक्रिप्शन करा नहीं है तो नीचे दिए
नीचे दिए रेड बटन को दबाओ। आपके लिए मैं लगातार नए से नए कंटेंट ला रहा हूं, आपके रिक्वेस्ट पे ला रहा हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सिर्फ अपने पास नहीं रखेंगे, अपने सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को भी इसको भेज देंगे, क्योंकि योर शेयरिंग इज योर केयरिंग फॉर सर तरुण रूपानी। बाय फ्रॉम नाउ।